यही हमने बोला, क्योंकि मैंने ये क्या बोल रहा हूँ कि विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, और कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट जब भी करेगी जब आप उससे काम लोगे। बहुत बेसिक एग्जांपल, अगर हम बाइसेप मसल से काम नहीं लेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, उसके लिए हमें एल्बो पे फ्लेक्शन करना ही पड़ेगा। तो काफ मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी? जब हम कुछ भी उससे एक्टिविटी करेंगे। क्या एक्टिविटी होगी? वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी एक्टिविटी। तो जब भी क्या होगा? ब्लड पंप होगा। ब्लड पंप नहीं करेगा, एक जगह पर रुकने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा, तो उसमें क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ लोअर लिम्ब डेविटी आर ड्यू टू लैक ऑफ वॉकिंग। यानी ओवरऑल वी कंक्लूडेड इट अबाउट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर कोई पर्टिकुलर आपको ऐसा ना हुआ, कोई डिसीज ना होगा जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो ना, वो बात अलग होगी, स्ट्रोक दे रहा है तो। वरना जो नॉर्मली होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि सेडेंटरी लाइफ नहीं चलना चाहते, और एक एज हो जाती है, मोटापा हो जाता है, आप घर पे देखते होगे। और इसलिए 55 ईयर्स के बाद बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। घर में आपके कोई भी मेल फीमेल कोई भी वो देखना, 55 ईयर के बाद बहुत कॉमन मिलने लग जाता है। इसके सिम्टम्स दिखेंगे, और जब मैं आपकी इसको पिक दिखाऊंगा तब भी आपको, जब आपकी इसकी पिक्चर दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, ब्लड की बेसिक फिजियोलॉजी क्या है कि ब्लड टेंड्स टू मूव स्लोवर ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जब वो ऊपर ट्रेवल स्लो करने लग जाता है, और इसी वजह से जो आपकी काफ मसल्स हैं वो क्या करने लग जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। देखो अब मैं आपको डीबीटी की एक पिक दिखाता हूं। इस तरीके से ये देखो, इसमें दिख रहा है नॉर्मली ये क्लॉट बन गया, ब्लड फ्लो। और ये अगर देखो पहले में तो क्या हुआ, क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ, दूसरे में क्लॉट थ्रोम्बस बन गया, और दूसरे तीसरे में अगर वो टूट गया तो देन दे कन्वर्ट इनटू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन्होंने तोड़ दिया। इस तरीके से आपको साइंस दिखते हैं। ये आप लोगों ने फील करना कभी, आपने जो भी 55 ईयर से ऊपर के लोग हैं या फिर जो बहुत टाइम से बेड रिटर्न है, देखो ऐसे सिम्टम्स तो नहीं बन रहे हैं। ये क्या सिम्टम शो करते हैं कि उनको, पेशेंट को क्या है, डीबीटी हो रही है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से साइंस शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक वेरिकोज वेन करके भी होती है, और भी कहीं होते हैं, तो उनमें भी सेम दिखते हैं। तो उसके लिए हम कुछ अभी स्पेशल टेस्ट पढ़ेंगे, है ना, डायग्नोस करना पड़ेंगे, कौन कौन से स्पेशल टेस्ट कराए जाते हैं ना, तो उनको भी हमें प्रॉपर डिफरेंशिएट करना समझेंगे, है ना। अदर सिस्टमिक वेन्स में मतलब बॉडी के जैसे पैर, कहीं भी और कहाँ कहाँ हो सकता है, पेल्विक वेन्स में हो सकता है ना। और आपका सारा ब्लड बॉडी का कहाँ जाता था, राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम भी अफेक्ट हो सकती है ना, है ना। उससे क्या होगा, जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन यानी जिनके एट्रियम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, तो बेचारा सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं पहुंचा पाएगा, ब्लड खट्टा होने लग जाएगा राइट एट्रियम में, तो वहां पर क्लॉट बनने लग जाएंगे। कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है, राइट वेंट्रिकल्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी अनकॉमन बात है, बाकी सर्जरी वगैरह आप लिख आना। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? द थ्री फैक्टर, तीन ही फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपको डीबीटी होती है, उसको बोलते हैं वर्चो ट्राइड। ये नाम याद रखना, ये नाम से पूछते हैं, 2 मार्क्स में आपसे पूछते हैं, व्हाट इज वर्चो ट्राइड। वर्चो ट्राइड इज द क्या, वर्चो ट्राइड इज द पैथोजेनेस ऑफ डीबीटी। उसके अंदर तीन हैं फैक्टर जो डीबीटी को प्रमोट करते हैं। वर्चो एक ट्राइड दिया था, जो पहला होता है स्टेसिस ऑफ ब्लड, वो आप समझ चुके हो, मैंने इतना डीप में समझा दिया क्यों ब्लड रुकने की, क्यों, क्योंकि काफ मसल पूरा सेकंड हार्ट से लेके पूरा मैंने उसके सारे रीजंस दे दिए। यानी इसके अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, एज, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी वो सारी, या फिर आपको स्ट्रोक वगैरह कुछ ऐसा आ गया, तो आप क्या बहुत महीनों से लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ भी, ये सारी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ वेसल वॉल, ये तो हम बात कर ही चुके थे। कोई ट्रोमा हो जाए वेसल्स की वॉल में, या मोस्ट कॉमन सर्जरी, हम इसलिए हमने सारी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस में क्या डीबीटी भी पढ़ते हैं। लास्ट वन बचा हाइपर कोगुलेटिव स्टेट, इसका हमने 1% से भी कम था। ये जनरली जब होता है कि आपको कोई भी ऐसी डिसीज हो जाए, है ना, जैसे आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, आपकी बॉडी में क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनमें आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से क्लॉट बनने लग जाए, तो उस वजह से भी आपको आगे चल के डीबीटी हो सकती है। ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे, क्या क्या मतलब किन की वजह से हो सकती है। पहले लिखा है बायोकेमिकल, जो ये जनरली बायोकेमिकल वाला पॉइंट है वो हमारे लिए होगा, जो हम लास्ट पॉइंट पढ़ के आए हैं, हाइपर कोगुल, जैसे जिनमें हाइपर कोगुलेटिव स्टेट है, बायोकेमिकल जैसे जिनको डिसऑर्डर है विद हाइपर कोगुलल स्टेट, तो उसके लिए जैसे क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, हमने स्टार्टिंग में बताया था। आपका जो थ्रोम्बस होता है उसका काम ही होता है क्लॉट बनाना,
लेकिन आपके बॉडी के अंदर एंटी थ्रोम्बिन जैसे हिपेरिन जैसे ब्लड में जब बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं वो आपके बॉडी के अंदर विद इन बॉडी में क्लॉट नहीं बनने देते, मगर जैसे ही बाहर कट कोई लगता है सरफेस से रिस्पॉन्स में आते हैं तो क्या होता है, फिर आपका थॉमस काम करने लग जाता है, क्लॉट बन जाता है जिससे आपको ब्लीडिंग ना हो जाए। मगर विद इन बॉडी के अंदर क्यों क्लॉट नहीं बनते, क्योंकि हमारे अंदर एंटी थ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है पेन में, अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई तो आपको हो सकता है। प्रोटीन सी भी यही हेल्प करता है कि ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता विद इन बॉडी। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ये सब क्यों, इसलिए कौन सा हाइपर कोगुलेटी स्टेट के लिए, जब आपका हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाए, ठीक है। फिर हमने बात करी थी वो सेकंड वन कोई सर्जरी वर्जरी, हमने जो थर्ड वन बात करा था वो हमने क्या बोला था कि एब्नॉर्मलिटीज ऑफ वेसल, उसमें सर्जरी रख दिया था, ट्रॉमा रख दिया था। जो मेन 90% था वो सारे क्या हो सकते हैं हमारे, किस तरह से ब्लड रुकने के, लो कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट ही प्रॉपर ब्लड नहीं दे पा रहा। किस वजह से, कौन सा हार्ट काम नहीं करेगा, जैसे हमारे जो वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, देखा राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाए तो प्रॉपर लंग्स में नहीं दे पा रहे, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी तो प्रॉपर ब्लड में फ्लो नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से भी, ठीक है। मेन यानी कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, ओबेसिटी, मैंने अब ये सारे जो वैसे पॉइंट्स हैं जो लाइफ स्टाइल को कर रहे हैं, जैसे ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या हो जाएगा उससे, मेन ओबेसिटी से होगा क्या, चलेगा नहीं। एडवांसिंग एज उससे होगा क्या, चलेगा नहीं। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट क्या, उससे चलेगा नहीं। पोस्टपार्टम पीरियड क्या, प्रेग्नेंट फीमेल है कुछ टाइम बाद हफ्तों तक नहीं चल पाती है, तो उस वजह से डिहाइड्रेशन, पॉलीसाइथेमिया यानी ब्लड कैंसर होने लग जाए तो उस वजह से भी हो सकते हैं ना। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, और भी लिख के आ सकते हो कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जैसे लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर हो जाए, है ना, लोअर स्ट्रोक आ जाए, तो ये वो भी सारी कंडीशन जो आपको क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट में बोलूं तो बेड रिडन, ठीक है। तो उन कंडीशन में भी आपके क्या डीबीटी बन सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके, 50% जो केस, अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसको हम डायग्नोस नहीं कर पाते, क्यों, उसके दो मेन रीजन है। इसके जो लाइट सिम्टम्स होते हैं ना, जो एक्यूट स्टेज में सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही एकदम बेसिक होते हैं, उनको क्या है पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, मैंने बात करा, ये इन्फ्लामेटरी, देखो बॉडी में कुछ भी हो इन्फ्लामेटरी साइंस तो दिखनी है, तो जो हमने 5 बातें करी थी वही सारे दिखने हैं, पेन, है ना, रेडनेस, टेम्परेचर, ठीक है, रेडनेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, और आपका टेम्परेचर, स्वेलिंग, और लास्ट वन इरिटेशन। तो ये 5 फैक्टर्स हमें नजर आएंगे। अब ये तो कोई भी पॉइंट होते हैं ना, अब ये जनरली कहाँ दिख रहा है, काफ मसल्स में होते हैं। अब घर में आपके घर में कितने भी देख लेना जो एजेड होंगे बोलेंगे बड़ा पैरों में दर्द होता है, कौन सोचता है कि हमको डीबीटी हो रही है, कोई सोचता है कि आप एक काम करो, एक दिन 10 बार सीढ़ी चढ़ लो, 10 बार उतर लो, आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक्यूट स्टेज में जब वो महीनों हो जाते हैं बोलते हैं नहीं बंद ही नहीं हो रहा है, बहुत दवाइयां खाली सब कर रही, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, जब डॉक्टर पे जाते हो, जब तक डॉक्टर पे जाते हैं तो काफी सारी क्या होता है, काफी ज्यादा कंडीशन में जो क्लॉट है वो काफी, उसका जो सरफेस एरिया होता है, जो क्लॉट का साइज है वो काफी बड़ा हो चुका होता है तक, समझ रहे हो। तो इसी वजह से इसको क्या होता है 50% केसेस को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू इट सिम्टम। स्टार्टिंग फेज में एक्यूट कंडीशन में बहुत बेसिक सिम्टम्स होते हैं, देखो जैसे लो ग्रेड फीवर आ रहा है, पेन है, छूने पर पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, टेम्परेचर रेस कर रहा है, स्वेलिंग काफ मसल में, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट होगा ना, किसको पता, ठीक है ना। इस वजह से देखिए जब बहुत समय हो जाता है कि बोलते हैं महीनों से दर्द बंद नहीं हो रहा, तो इस वजह से एक होमेंस साइन करके बोलते हैं। ह्यूमन साइंस स्पेशली ऐसा नहीं है कि डीबीटी के लिए होता है, वो हर उस प्रॉब्लम के लिए हो सकता है जिसमें आपको काफ मसल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। अब ह्यूमन साइन होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन मेजरली इसको डीबीटी में लिखते हैं, लेकिन आप खुद बोलोगे कि नहीं नहीं सर ये कुछ स्पेशलाइज्ड करके बता नहीं पाएगा हमको, क्यों, इसमें कुछ नहीं करते। एक डॉक्टर क्या करेगा, आपके जो नॉर्मली आपके फुट पर डॉर्सीफ्लेक्शन कराएगा। सर डॉर्सीफ्लेक्शन से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर वेन्स वगैरह हैं जो सब है वो सब स्ट्रेच होंगी, क्यों, क्योंकि जैसे डॉर्सीफ्लेक्शन कराएगा तो ये सब एरिया स्ट्रेच होगा, और जैसे स्ट्रेच होगा तो वहां पर उसको पेशेंट को पेन क्रिएट होगा, सर ये है, ठीक है। तो इससे ये जरूर पता चल जाता है कि हाँ उसके काफ मसल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मगर ये नहीं कह सकते आप 100% की डीबीटी है, उसके बाद आपको फर्दर टेस्ट पे जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन बहुत सब लोग आप पढ़ोगे तो क्या बोलेंगे डीबीटी के लिए ह्यूमन साइन। अरे एक बात बताओ, मैं आपको बोल रहा हूँ एक नॉर्मली जिम होके आ जाना, ठीक है, जब आपके काफ मसल में पेन होगा और ये ह्यूमन साइन ऐसे ही करना, ऐसे स्ट्रेच करना, जब काफ मसल स्ट्रेच होगी तब भी आपको पेन होगा, बिल्कुल होगा। कोई नर्व अगर इरिटेट हो रही है ना, दब रही है, और आप स्ट्रेच करोगे तब भी होगा, बिल्कुल होगा। तो कोई ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट नहीं है जो डीबीटी को बता देगा, हाँ ये जरूर बता देगा कि काफ मसल में कोई प्रॉब्लम हो रही है,
और स्पेशली ऐसा होता है कि जनरली डीवीटी ये जो काफ मसल में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमने बोल चुके हैं इस बात को, कॉमन ही वो ही होता है। तो इस वजह से वुमेन साइन है, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं कि बस एक डॉर्सी फ्लेक्शन करा रहे हैं, जिससे क्या जो काफ मसल का एरिया है उससे वो सब क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी। तो वहां पर जो वेन्स भी प्रेजेंट है वो भी स्ट्रेच होंगी। अगर जिम से हो गया है, अगर मसल में सोरनेस हो गई तो ऐसे करोगे तो मसल भी तो स्ट्रेच होगी, तो वो है अगर कोई नर्व में प्रॉब्लम है, नर्व दब रही है, आप इस तरीके से करोगे तो नर्व भी तो स्ट्रेच होगी। तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट आउट करोगे? तो उसके लिए हमें फर्दर टेस्ट पे जाने पड़ते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली करके बोलते हैं कि ह्यूमन साइन बहुत स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन साइन अगर आप नेट पे डाल के और भी कहीं देखोगे तो कई भी जगह पे और बहुत सारी जगह पर ह्यूमन साइन कर सकते हैं। तो ह्यूमन साइन कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड टेस्ट नहीं है। इसके आपको एक डॉर्सी पेन इन काफ ऑन फोर्सफुल डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट, जब आप फुट पर क्या अपने हाथ से फोर्सफुल क्या कर रहे हो, आप पैसिवली फोर्सफुल कर रहे हो, एक्टिवली वो पेशेंट खुद नहीं कर, आप कर रहे हो, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर ऐसे टच करोगे, दबाओगे तो उसको पेन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई स्पेशलाइज्ड करके, और आप खुद समझ रहे हो। तो ये आपको बस इतना है, बता देगा कि हाँ काफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा कुछ आपको साइंस मिल रहे हैं, तो हाँ उससे आप ये कर सकते हो कि फर्दर जो इसके लिए टेस्टेस होते हैं वो करा सकते हो, क्योंकि वो टेस्टेस काफी कॉस्टली होते हैं, इतने इजी नहीं होते। तो इस वजह से क्या है, हम थोड़ा ये साइन की तरफ पहले जाते हैं। अगर इसके साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे तो फिर हम उन टेस्टिस पे नहीं जाते। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, प्री डायग्नोस मेथड समझ सकते हो, ठीक है। लेटर आगे स्टेजेस में क्या हो गया, अगर आपको डीवीटी है तो आगे चल के आपको साइनोसिस होनी, साइनोसिस तो होनी है। जब भी ब्लड अगर किसी भी जगह पर क्या हो रहा है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा, तो साइनोसिस तो दिखती है। एडिमा दिख सकता है, एडिमा दिखेगा। वीनस गैंग्रीन मिलता है, वीनस गैंग्रीन का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन है वीनस, क्योंकि वेन्स में गैंग्रीन नेक्रोसिस होने लग जाती है, ब्लड प्रॉपर ट्रेवल नहीं कर रहा। जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगी, गैंग्रीन होने लग जाएगी। और ये बहुत ही एंड स्टेज कॉम्प्लिकेशन होती है डीवीटी की, वेनस गैंग्रीन। देखो आपको इसको डायग्राम दिखाता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत एंड स्टेज कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जब आपकी प्रॉपर, देखो आप दिख रहा है ये साइनोसिस पूरा नीला पड़ने लगा है, ठीक है ना। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, क्लॉट बन गया। तो इतनी इतनी इवन इतनी इसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी खतरनाक हो जाती है, बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होने लग जाती हैं। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया तो कहो आपको मार ही दे, आपके लंग्स ही काम करना बंद कर जाए। तो ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक होती हैं। और इसको मैंने वही बोला कि पकड़ने में दिक्कत क्या है कि स्टार्टिंग में इतने कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि हमें समझ नहीं आता, और जब तक हम समझते हैं तब तक उसका जो क्लॉट का साइज है वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो वेनस गैंग्रीन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर है ना, और क्या क्या हो सकता है, पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम्स ही हैं जो स्पेशली हमें मजबूर करते हैं घर पर आपके किसी को कि जाओ डॉक्टर पर। अगर जब तक ये नहीं आते ना तब तक आप डॉक्टर पे जाते ही नहीं। ये लाइन याद रखना है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम, ये बस याद तक। इडीमा होने लग जाएगा ना, स्वेलिंग सी दिखेगी, वो खुद बोलेंगे अरे बड़ी स्वेलिंग सी आ रही है। उसके सबसे अंदर स्पेशल पॉइंट होता है ये बस नाम है, नॉक्टर्नल क्रैम्पिंग। मैं आज इसको आपको मतलब नॉक्टर्नल क्रैम्पिंग मतलब रात में बहुत पेन होगा। अब घर पे कभी भी सुना होगा, बार बोलते होंगे अरे दिन में तो तब भी ठीक है, पूरी रात दर्द होता है। और सबसे बड़ी बात है, लाइफ लॉन्ग लिम्ब पेन होता है। क्यों? क्योंकि जनरली इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट स्पेशली होता नहीं अगर क्लॉट बन गया तो, वरना फिर वो सर्जरी से क्लॉट निकाला जाता है। और अगर क्लॉट का साइज इतना बड़ा नहीं है तो डॉक्टर मना कर देता है, बोल देता है बना रहने दो, वही रखा रहने दो। क्या करेगा फिर, पेन किलर्स खानी पड़ती हैं भैया, लाइफ भर पेन किलर खानी पड़ती है ना। मेरी फैमिली में भी है, वो सबकी फैमिली में कोई ना कोई आप आसपास दिखेगा जो नॉक्टर्नल क्रैम्पिंग रहेगा, रात भर बहुत ज्यादा, दिन में तो पेन रहेगा, रात और बहुत। अच्छा, अब लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर रात में ही पेन ज्यादा क्यों हो रहा है? क्यों? कि अभी सर आप हमें एक लॉजिक समझा चुके कि जब दिन में कम से कम थोड़ा बहुत तो चलेगा, कुछ तो करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, है ना। काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो तब भी थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन होगा, इसलिए पेन फिर भी दिन में कम होता है। रात में क्या होता है, कोई ब्लड सर्कुलेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर नॉक्टर्नल क्रैम्पिंग रात में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर उस समय पे क्या हो जाता है, बहुत मिनिमल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा। अब ये चीज याद रखना। और क्या होता है, जब भी रात में आप इस पोजीशन में लेटते हो, एकदम सुपाइन, जब सुपाइन में ऐसे लिखते हो तो सारा ब्लड क्या है जो वेन्स में वो यहीं रहने, ग्रेविटी की वजह से क्या है यहीं पर ऊपर जाता है, प्रॉपर ऊपर तो नहीं जा पाएगा। अब जिनका प्रॉपर काफ मसल काम एज के साथ क्या होता है, मसल्स काम करना इतना नहीं करती प्रॉपर एज के साथ। हमारी तो काफ मसल बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब जिनकी एज होती जा रही है तो काफ मसल प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाती, तो उनका ब्लड क्या यहीं पर एक्यूमुलेट होने लग जाता है रात में।
प्रॉपर ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाता, ग्रेविटी की वजह से इधर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। आगे चल के हमें वीनस क्लॉडिकेशन दिख सकता है। क्लॉडिकेशन की डेफिनेशन में आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर, और मैंने क्लॉडिकेशन का मतलब बताया, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर सपोज जॉ क्लॉडिकेशन लिखा है तो क्या लिखोगे, जॉ पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन जॉ। अगर आपको लिखे लोअर एक्सट्रीमिटी क्लॉडिकेशन तो क्या लिखोगे, पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटी ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन लोअर। ऐसे वेनस क्लॉडिकेशन का मतलब होता है पेन इन वेन्स, जो आपकी दिख रही है ना, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन वेनस। ठीक है, तो ये होता है स्किन पिगमेंटेशन, मतलब वो स्किन का कलर चेंज होने लग जाएगा, डर्माइटिस, इवन स्किन पे भी धीरे धीरे करके आपके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, अल्सर पड़ने लग जाते हैं, और मेजरली लाइफ लॉन्ग लिम्ब पेन होने लग जाता है। और ये इसकी सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो जनरली होता है सर्जरी, एक बार बन गया तो, ठीक है ना, वरना प्रोफिलैक्सिस में फिर भी, तो फिर उन केसेस में आपको फिर डॉक्टर हर किसी को हमने, जबकि हम पढ़ भी चुके कि एक एज के बाद सर्जरी वैसे ही मना करता है, जब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है तभी, क्योंकि तभी इसकी सर्जरी की तरफ जाते हैं, वरना हम क्या करते हैं, मना करते हैं, और फिर हमें लाइफ भर मेडिसिन पर रहना पड़ता है, एक पेन की टेबलेट हमें खानी ही पड़ती है। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा आपको, वो सब हम बताएंगे ट्रीटमेंट में। वेन क्लिनिकल, एक इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेल्स क्लिनिकल प्रेडिक्शन गाइड फॉर डीबीटी डायग्नोस। अगर किसी भी इंसान में आपको डीबीटी डायग्नोस करनी है, उसके लिए एक वेल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्या बताया था, क्राइटेरिया बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी डीबीटी एग्जाम में आए जरूर लिख के आना होता है, और डीबीटी में आना ही आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बहुत सिंपल स्कोरिंग दी, उन्होंने ऐसे 10 पैरामीटर दी थी, उन्होंने बोल दिया, और उन्होंने क्या करा, शुरुआत के 9 पैरामीटर को दे दिया +1 +1 +1, और लास्ट वाले पैरामीटर को दे दिया -2, और उन्होंने बोला इसका टोटल करो। ठीक है ना, क्या क्या दिए, उन्होंने बोला कि किसी भी पेशेंट को अगर वो प्रेजेंट में उसको एक्टिव कैंसर है तो उसको +1 दे दो। ये याद करना पड़ेगा आपको अपनी अपनी टेक्निक बनाकर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी अपनी स्टोरी बना लेना, जैसे हम लोग स्टोरी बनाते थे, हमारे फ्रेंड्स रहते, किसी को कैंसर है और साथ साथ उसको अगर सपोज करो पैरालिसिस भी हो गया तो प्लास्टर चढ़ गया तो बेड रिडन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी अपने मन से स्टोरीज बना लेना। ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है। एक्टिव कैंसर है तो +1 दे सकते हो, ठीक है, तो उसे +1 दोगे। या फिर सपोज करो उसका मतलब उसको पैरालिसिस है, या फिर उसको कोई रिसेंट प्लास्टर चढ़ा हुआ है लोअर एक्सट्रीमिटी पे, उससे क्या होगा, चलेगा नहीं, तो उसको भी +1 दोगे। अगर 4 हफ्तों से ज्यादा बेड रिडन है तो +1 दोगे, है ना। लोकलाइज्ड टेंडरनेस, लोकलाइज्ड मतलब छूने पर उसको पेन हो रहा है ना, तो उसको +1 दोगे। पूरे लोअर लिम्ब में अगर स्वेलिंग है, एंटायर लेग में स्वेलिंग है, लेग एरिया में, ठीक है ना, एंटायर लेग में, तो फिर +1। और सिर्फ काफ मसल में स्वेलिंग है मगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा तो +1 दोगे। अगर इडीमा है, पिटिंग इडीमा, तो +1 दोगे। या पहले कभी उसको डीवीटी हो चुका है तो +1 दोगे। कोलेटरल सुपरफिशियल वेन का मतलब होता है कि सुपरफिशियल जो वेन्स होती है उनमें वो आपको सब बाहर दिखने लगी है। अभी जब मैं डीवीटी का देखा था तो उसमें मैंने आपको ये दिखाया था, इस तरीके से शो होने लग जाती है, दिख रहा है, इस तरीके से। अगर इस तरीके से नजर आ रही है तो उसको भी आप +1 दोगे। ठीक है, और जो 10th पॉइंट है वो है मतलब अल्टरनेटिव डायग्नोस। अल्टरनेटिव डायग्नोस मतलब कि ऊपर के कोई अलग कोई भी पॉइंट आ रहे हैं जो इन सब में मैच नहीं कर रहे हैं। अल्टरनेटिव डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा डायग्नोस जो डीबीटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको -2 दे दिया, वो बिल्कुल भी उसके सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है कि उसको डीबीटी है, मतलब अल्टरनेटिव ही चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि इनमें से देख लो, अगर किसी को कोई को 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उनको ऐड कर दो, ऐसे कर लो। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा बोला कि उन्होंने बोला कि अगर किसी का 0 आ रहा है, 0 आ रहा है या 0 से कम आ रहा है, 0 से कम कब आएगा कि -2 हो जाए, और क्या है ना, कि अल्टरनेटिव डायग्नोस कुछ निकल गया है, 0 या 0 है या उससे कम -2 है, अगर ये दोनों है तो बहुत ही कम चांसेस है कि उसे नहीं हो सकता, लो प्रोबेबिलिटी है। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं नहीं भैया होगा ही नहीं ना, इन्होंने बहुत सिंपल बात बोली, इन्होंने चांसेस मिनिमल है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं होगा। तो इस पर बिल्कुल भी 100% हम क्या नहीं हो सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें डायग्नोस का कोई ना कोई और इन्वेस्टिगेशन का तरीका हम आगे उसको देखेंगे, ठीक है। मगर इससे हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इससे परसेंटेज चांसेस कितने हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर 1 से लेके 2 के बीच में, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव आ गया या एक या फिर कोई 2 पॉइंट एक साथ पॉजिटिव आ गए, तो फिर मॉडरेट चांसेस है। और उन्होंने बोला हाई जब है कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक साथ पॉजिटिव आ जाए, तो मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको ये है।
क्लियर? तो ये आपको याद करने पड़ेंगे पॉइंट। एक्टिव कैंसर है ना, पैरालिसिस, रिसेंट प्लास्टर है ना, या फिर समझा, पैरालिसिस है या प्लास्टर चढ़ा या बेड रिटर्न है 4 वीक से ज्यादा, या छूने पर टेंडरनेस फील हो रही है, इंटायर लेग स्वेलन है या सिर्फ काफ स्वेलिंग है, या पिटिंग इडीमा है, प्रीवियस कभी उसको डीवीटी पहले हो चुकी है, कोलिटरल सुपरविजन वेन देखा, अल्टरनेटिव डायग्नोस में फिर बता रहा हूँ वो सारी चीजें जो इनके अंदर नहीं आ रही। मतलब आपको लग रहा है कि आप नहीं, इसको डीवीटी है ही नहीं, कुछ और हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ और करा के देखा, आपने कोई और टेस्ट लगा, आपको लगता है अच्छा ये हो सकता है, उसको फिर -2 देखो, ठीक है। और अल्टरनेटिव डायग्नोस को या आपको खुद कराना है, कोई सामने से कराने नहीं आएगा, आप कोई और टेस्ट लगाओ, फिर आपको लगता है नहीं यार ये डीबीटी नहीं हो सकता, आपने कोई और टेस्ट लगा और वो पॉजिटिव निकल गया, तो उन्होंने बोला तो फिर इसको -2 मार्किंग दे दो आप, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सब उन्होंने नंबर इसको स्कोर दिए, उन्होंने बोला 0 है तो लो प्रोबेबिलिटी है, 1 से 2 है तो मीडियम है, और हाई मतलब 3 से ज्यादा है। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बहुत सिंपल रखा, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है। ये क्या टेस्ट है? लोअर देखो, लोअर एक्सट्रीमिटी वीनस, ये ध्यान रखना, ये वीनस डोपलर अल्ट्रासाउंड, ऐसे ही करके आर्ट्रियल डोपलर अल्ट्रासाउंड भी आता है, वो आर्टरी का बताता है। जब हम आर्थ्रोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन में आर्ट्रियल डोपलर अल्ट्रासाउंड, ऐसे ही होता है वीनस डोपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटी का हम कराते हैं। ये क्या करता है? क्लॉट दिखा देता है, सो क्लॉट इन, ऐसा नहीं लोअर एक्सट्रीमिटी, कहीं भी और करा सके देख सकते हैं, कुछ नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, ये डॉपलर मतलब, देखो मैं इसको आपको दिखाऊं, नाम में समझ आ रहा है, ये ब्लड फ्लो को चेक करता है, जो आप वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो ट्रेवल कर रहा है ना, ब्लड ट्रेवल कर रहा है, उसको चेक करता है, किसके थ्रू? अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ये देखो दिख रहा है इसका इतना अच्छा, ये देखो इस तरीके से इसका ग्राफ आता है कि जब रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो उसमें लिख के आता है। वैसे आपको इतना डायग्नोस में रिपोर्ट्स में हमेशा नीचे रिमार्क में लिख के आता है, क्योंकि उसके लिए स्पेशली एमडी करनी पड़ती है रेडियोलॉजी में। कभी कभी ऐसा लगे ना कि पूरी हमारे नहीं समझ पा रहे, तो समझ लेना आप एमडी रेडियोलॉजिस्ट नहीं हो। एक जो नॉर्मल फिजिशियन भी होता है, एमबीबीएस होते हैं ना, जिन्होंने एमडी करी होती है, तो वो भी इतना अच्छे से हर एमआरआई सीटी स्कैन रिपोर्ट नहीं डायग्नोस कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए एमडी करनी पड़ जाती है, डायग्नोस्टिक में रेडियोलॉजी करनी पड़ जाती है। इसलिए हर एमआरआई सीटी स्कैन के अंदर नीचे रिमार्क्स में लाइनें वो लिख के देते, तो उनसे डायग्नोस कर लो। जरूरी नहीं कि फिल्म देख के ही हमें सुपर बहुत इतना सब आना चाहिए, सब बिल्कुल नहीं है। हमें, मुझे भी नहीं आता, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होंगे उन्हें भी नहीं आता। क्लियर? मगर ये कोशिश जरूर करा करो, जब रिमार्क्स पढ़ लो तो फिर वो चीज आप अपनी फिल्म में ढूंढने की कोशिश करा करो। जैसे पीआईबीडी की फिल्म देखी एमआरआई की, आपने नीचे रिमार्क्स में पढ़ लिया इसको पीआईबीडी L4 L5 पे, तो फिर उसे फिल्म में ढूंढो कि अच्छा दिख रही है क्या डिस्क ना होना। तो जब उल्टा करोगे ना तो उससे मालूम क्या होगा, आप जल्दी पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। लोग क्या करते हैं, पहले ढूंढते हैं फिर करते हैं, फिर गलत होता है तो डिमोटिवेट होते हैं। तो हमेशा जब भी रिपोर्ट उठाओ, एक्सरे उठाओ, कुछ भी, तो पहले रिमार्क्स पढ़ो क्या लिखा है। बल्कि एक्सरे में रिमार्क्स नहीं आता, एक्सरे में तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन होता है एमआरआई सीटी स्कैन, कोई भी है, वेनस एंजियोग्राफी है, कोई भी करके, तो पहले रिमार्क्स पढ़ लो, फिर उसके बाद वो देखो, फिर उसको फिल्म में ढूंढो। तो इस तरीके से आती है। देखो ये दिख रही है ना लाइनिंग, इसका मतलब क्या है, यहाँ ब्लड फ्लो चल रहा है, ये आपकी वेन है, यहाँ पर ब्लड फ्लो चल रहा है, और यहाँ पर देखो एक गिर गया, मतलब क्या, यहाँ ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है ना, ये लाइनिंग्स गिरी हुई, फिर यहाँ वापस हो गया ब्लड फ्लो, यानी मतलब क्या, इस जगह पर क्लॉट बना हुआ है ब्लड का, ठीक है, वेन्स के अंदर इस तरीके से। और देखो इसमें एक क्लॉट दिख रहा है, देखो ये ब्लड दिख रहा है, ये हल्का सा वाइट सा, ये क्लॉट बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ये करके हम देखते हैं, ठीक है। तो बाकी इसके साथ पूरी रिमार्क्स करके आती है, उसमें पूरा इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे, कहां पर और किस जगह में, कौन सा फेमोरल वेन में बना हुआ है, कहां बना हुआ है, ऐसे ही करके वेनस की करके, ऐसे आर्ट्रियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड आता है, वो आर्टरी में बताता है, वो आर्थ्रोस्कोसिस में पढ़ेंगे। ऐसे डी डायमर टेस्ट होता है। डी डायमर टेस्ट आपने बहुत कोविड के टाइम पे सुना होगा, लोगों का पता नहीं, थाउजेंड होता। डी डायमर होता क्या है? डी डायमर कभी भी आपको ये नहीं बताता, डी डायमर टेस्ट हमेशा सिर्फ ये बताता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। बहुत चांसेस है कि आपको डीबीटी और आपका डी डायमर बढ़ा नहीं हो। क्यों? क्योंकि डी डायमर जनरली आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करता है ना, या फिर आपके अंदर जब बहुत ज्यादा क्लॉट बनने लग गए हैं तब। क्योंकि डी डायमर पता क्या होता है, डी डायमर इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन ब्लड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। जब भी आपके बॉडी में बहुत ज्यादा क्लॉट बनने लग जाते हैं तो डी डायमर बॉडी में रिलीज होने लग जाता है। अब जब डीवीटी में क्लॉट बनेंगे, जब बहुत ज्यादा क्लॉट बनने लग जाएंगे, तो क्या होगा, डी डायमर आपके ब्लड में एक प्रोटीन है जो रिलीज, इसलिए कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा क्लॉट बनने लग गए थे, लोगों का डी डायमर बढ़ने लग गया था, उससे क्या हो रहे थे, क्लॉट्स बनते जा रहे थे, ब्लड क्लॉटिंग करती चली जा रही थी, ठीक है। इसीलिए डी डायमर टेस्ट वहां पर करा रहे थे। इसलिए हम 2 टेस्ट बहुत कराते थे, एक डी डायमर और एक सीआरपी।
सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन ये बताता था कि बॉडी में कितना इन्फ्लामेशन हो चुका है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। और डी डायमर ये बताता था कि कितने बॉडी में क्लॉट बन रहे हैं। तो डी डायमर टेस्ट क्या है? डी डायमर इज अ प्रोटीन जो ब्लड के अंदर कब निकलती है? जब आपकी बॉडी में क्लॉट बनती है। अगर ये जनरली 500 एनजी, एमजी नहीं है यहाँ, याद रखना एनजी है, ठीक है ना, ये एमजी से भी छोटी यूनिट होती है, एनजी है, नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। प्रेजेंस ये सब क्या होता रहेगा कि आपके बॉडी में आपको थ्रोम्बस प्रेजेंट है, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, ये कुछ नहीं बताएगा, ये सिर्फ बता देगा है, ठीक है ना। तो ये अगर आपका भी लगे तो सबसे पहले कुछ ना समझ आए तो डी डायमर करा लो, ठीक है। लेकिन डी डायमर फिर भी जब बताता है जब थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाती है, अगर एक्यूट कंडीशन होगा तो इतनी जल्दी इसकी क्वांटिटी नहीं रेस करती, ये भी याद रखना। चेस्ट की सीटी करा सकते हो सर, चेस्ट की क्यों कराएंगे? हमने बात करी ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में तो नहीं बन गया, तो चेस्ट का भी करा ले। तो जब भी अगर जिसकी डीवीटी कंफर्म निकलती है उसकी चेस्ट सीटी हमेशा कराते हैं। देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एम्बोलिज्म, कहीं ऐसा तो नहीं वो थ्रोम्बस एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो गया हो, ठीक है। तो चेस्ट सीटी, बाकी फिर और होती है असेंडिंग कॉन्ट्रास्ट वेनोग्राफी होती है। ये कुछ नहीं होती, एक तरीके का एक्सरे के जैसा होता है। सर एक्सरे का जैसे कैसे? हम क्या करते हैं, जो हमारी वेन्स हैं उनमें डाई इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे एंजियोग्राफी याद है, एंजियोग्राफी में भी क्या करते थे हम, एंजियोग्राफी भी आपका क्या है, आर्थरोस्क्लेरोसिस की एग्जामिनेशन है इसलिए। और उसका ये उल्टा, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कौन सा, आर्ट्रियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड, वो किसके लिए था? आर्थरोस्क्लेरोसिस के लिए। ऐसे वेनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड था किसके लिए? डीबीटी के लिए। ऐसे एक होता है ये असेंडिंग कॉन्ट्रास्ट वीनोग्राफी, वीनोग्राफी होती है वेन्स के लिए और एंजियोग्राफी होती है आर्टरी के लिए। सेम होता है, क्या करते हैं, एक डाई डाल देते हैं और फिर डाई एक्सरे से देखते हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी थोड़ा अलग होती है, एंजियोग्राफी में भी हम क्या करते थे, डाई डालते, तो डाई को भी एक्सरे से देखते थे ना कहां पर कैसे, और फिर हम एक दूसरा डालकर फिर एंजियोग्राफी को फिर जब प्लास्टिक करनी होती तो वो अलग चीज है वो, बिल्कुल उसको यहाँ बात हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो एंजियोग्राफी भी हमें ये बताती थी कि ब्लड में क्लॉट कहाँ बना हुआ है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ डाई इंजेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते, छोटा सा कट लगा के वेन के अंदर एक वायर डाल के उससे हम डाई इंजेक्ट कर देते हैं, और डाई जहां जहां ब्लड के साथ ट्रेवल करेगी, अब वो ब्लड के साथ जहां जहां ट्रेवल कर रही है उस जगह पर, जहां पर ब्लड रुकेगा नहीं ट्रेवल कर पा रहा है, तो उस जगह पर क्या होगा, हमारी प्रेम हो जाएगी। तो इसमें एक्सरे ऑफ वेन लेते हैं डाई इंजेक्ट करके, ठीक है। फिर एक होता है इम्पीडेंस प्लेमेटिज्मोग्राफी, ये जनरली ये टेस्ट करता है हमारे, क्या करता है हमारे, ये थोड़ा सा एडवांस टेस्ट होता है ये, और ये अब इतना नहीं करा जाता है जनरली। देखो हम, देखो आप प्लेमेटिज्मोग्राफी दिखाएं, ये क्या है, ये आपके ब्लड वॉल्यूम को देखता है कि अपर लिम्ब में ब्लड वॉल्यूम कितना है और लोअर लिम्ब में ब्लड वॉल्यूम कितना है। अगर वो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर जैसे सपोज अगर ऊपर ब्लड ज्यादा है नीचे कम है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए जो ब्लड का वॉल्यूम है वो प्रॉपर वहां पर नहीं है। सेकंड, ये प्लेथिस्मोग्राफी मुझे इसकी डालनी पड़ेगी इम्पीडेंस करके, इस तरीके से। क्योंकि देखो अभी वो लंग्स की क्यों खुली थी, क्योंकि लंग्स में भी हम वॉल्यूम ही चेक करते हैं ईयर का, तो इसमें हम वॉल्यूम, इसमें हम वॉल्यूम चेक करते हैं ब्लड का कि यहाँ पर ब्लड कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है। ये जनरली जो है ये लंग्स के में वॉल्यूम चेक करने के लिए करते हैं, यहाँ पर इतना वो टेस्ट नहीं होता। रेडियो फिब्रोजन मेथड भी एक होता है, ये भी जनरली इसमें क्या होता है, रेडियो सब्सटेंस डाल देते हैं, डाई की तरह होता है वो भी, और उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। मगर जो मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऊपर के तीन, हम जिनको हम बात कर चुके हैं, वो एक हमने बोला वेनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड, एक डी डायमर और एक असेंडिंग कॉन्ट्रास्ट वेनोग्राफी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्पेशली कराए जाते हैं। मैनेजमेंट में क्या, अगर हो गया तो हम हमेशा पेशेंट को ये बोलते हैं कि जब भी लेटो, कुछ भी बेड रेस्ट करो, तो हमेशा जो आपके लिम्स हैं लोअर लिम्ब में उनको हमेशा एलिवेट करके रखो, यानी कुछ भी नीचे लगा लो, है ना, 15 डिग्री उनको एलिवेट करके रखो। उससे क्या होगा कि जो सारा ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से ट्रेवल करने लग जाए और नीचे आने लग जाए। ये आपने भी सुना होगा, जब भी आप लोग को पेशेंट देखते हो कुछ करते हो तो क्या बोलते थे कि आप अपने भैया रात में पैरों को ऊपर करके सो, क्यों? जिससे ब्लड नीचे ट्रेवल होने लग जाए, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, ब्लड को नीचे खींचेगी। तो ये बहुत कॉमन होता है, ये जो घर पे ओल्डर एज है वो है तो उनको दिन में ज्यादा नहीं, लेकिन जब भी रात में सो तो 1-1.5 घंटे पैरों को ऊंचा करके ही रखना चाहिए, लेटे लेटे 1-1.5 घंटे 15 डिग्री तक तो ऊंचा होना है। कोई भी कुछ भी नीचे लगा लो, क्लोज लगा लो 3-4, है ना, और लगा के रखे रहो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
अगर नहीं बने होंगे तो उन्हें रोक देंगे, और अगर बन गए हैं तो फिर भी ये क्या होगा, इससे इससे प्रॉपर फिर भी सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्लॉट की वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया है, मगर ग्रेविटी हेल्प कर देगी आपको, तो इतना पेन नहीं होगा। तो जिनको पेन होता है ना, हम उनको सीधे बोल देते हैं कि प्लो लगा लो, तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, फिजियोथेरेपी वगैरह भी करते हैं, उसका हम जब पीटी कार्डियो पढ़ेंगे तो वहां प्रॉपर डीप में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ तो हमें उसके हिसाब से पढ़ना है। बाकी बहुत सारे होते हैं, एंकल टू, जिनको स्ट्रोक वगैरह तो एंकल टू मूवमेंट्स वगैरह। यहाँ पर एग्रीवेट फिजियोथेरेपी हम करा नहीं सकते। क्या होता है कि जब भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस कराते हो तो उससे बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और अगर ज्यादा ब्लड फ्लो हमने बढ़ा दिया एडवांस स्टेट में, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो क्लॉट से टकराएगा, और क्लॉट से अगर उसका क्या हुआ, अगर वो उससे क्या कोलाइट करा, तो वो क्लॉट टूट जाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्बोलिज्म में। तो पता चले कि डेथ का रीजन आप ही बन गया। तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइजेज होती है वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करा सकते, कराते हैं, मगर एक लेवल में, ग्रेजुअल लेवल में, कि क्या कि इससे सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली बढ़े, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए कि उनको रनिंग करा दो। जिनको बन चुकी है उनको कभी रनिंग नहीं कराते। ऐसा नहीं कि उनको हैवी एक्सरसाइज करवा रहे, उनको सिंपल बोलेंगे, सिंपल वॉकिंग करो, सिंपल वॉकिंग, कोई ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी। सिंपल वॉकिंग करो, एंकल टू मूवमेंट करो, पैरों को उठाकर को, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही है, अगर हमने ज्यादा तेज एक्सरसाइज करवा दी तो एक्सरसाइज का एक ही काम होता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना, और उसने ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, और ब्लड फ्लो कहीं क्लॉट से क्लोलाइट कोलाइट करेगा, और वो क्लॉट थ्रोम्बस अगर कहीं एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो गया तो आपकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसको था तो नहीं, मगर कौन ने, किसने करा दिया, आपने। तो यहाँ इसका फिजियोथेरेपी में बहुत संभाल के करनी पड़ती है। सब कराओ, वॉकिंग कराओ, सब कुछ कराओ, मगर इन द नॉर्मल वे, नॉट इन एग्रीवेटेड। जो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ की एक्सरसाइज होती है वो करानी होती है, एडवांस हम बिल्कुल नहीं करा सकते, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। फिर स्टॉकिंग्स आती है बहुत सारी, आपने देखी होंगी डीबीटी के लिए, इस तरीके से स्टॉकिंग्स आती हैं, है ना, वो उन्हें पहना के रखते हैं। ये क्या करती है स्टॉकिंग्स, जो हमने इस तरीके से ये जो बाहर निकल रही हैं, इनको कंप्रेस करके रखती हैं स्टॉकिंग्स, इस तरीके से आती हैं। ये आपको दिख रही है, ये स्टॉकिंग्स, ठीक है, इस तरीके से ये सब वेरिकोज सबके लिए स्टॉकिंग्स करके आती हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टॉक, ये टाइट होती है, तो बहुत टाइट, एक अलग मटेरियल से बनी हुई होती है और काफी टाइट होती है। ये क्या करती है, ब्लड फ्लो को अंदर की तरफ बढ़ाती है, प्लस उनको जो वेन्स हैं जो बाहर की तरफ निकल के आ रही थी उन्हें निकलने नहीं देती। इससे क्या, टू प्रिवेंट पोस्ट ट्रॉमेटिक, जो रात में पेन होता है ना, नाइट क्रैम्प्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ये पहन के रखो, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। फिर क्या दोगे, हेपेरिन थेरेपी, वॉरफेरिन, ये सब क्या है, क्लॉट नहीं बनने देती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इनकी टेबलेट दी जाती है। थ्रोम्बोलाइसिस, यानी वो थ्रोम्बस जो छोटे छोटे से बने हैं वो वहीं पे डिग्रेड कर जाए, है ना, वहीं पर खत्म हो जाए, वो छोटे छोटे, तो उनमें स्ट्रेप्टोकाइनेस या टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेस और टीपीए भी दिया जाता है, टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर। ये जनरली जब दिया जाता है जब बहुत आपने एक्यूट स्टेज में पकड़ लिया, वो छोटा सा क्लॉट बन, तो ये क्या करते हैं, उसी को वहीं डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। थ्रोम्बोटॉमी बहुत रेयर होती है ना, ये एडवांस स्टेज में होती है, जब थ्रोम्बस बहुत ज्यादा है तो उसे कट करके बाहर निकाल लो। प्लस एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना बन जाए। अब जिनको आपको पता है कि भैया इनको हो चुका है, हमें तो पता है कि हम इनका ठीक, तो लेकिन कहीं आगे चल के देखो, अगर जनरली आपको डीबीटी है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मगर दिक्कत सबको ये रहती है कि अगर हमें पता है किसी को एंटी, ऐसी कंडीशन है, सपोज किसी को एंटीकोगुलेंट, कोई ऐसा है जो एंटीकोगुलेंट टैबलेट नहीं खा सकता, ये जो टैबलेट्स बनाए, अब आप उनको टैबलेट दोगे लेकिन वो टैबलेट नहीं खा सकता, फिर आप उसको क्या, फिर आप क्या कर सकते, फिर क्या करोगे, फिर बोलोगे डीबीटी ये ठीक है वो बनी रहने दो, मगर इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट मत होने दो, क्योंकि अगर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट होगी तो उसकी डेथ हो सकती है, डीबीटी की वजह से उसकी डेथ होगी नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा रूल करते हैं कि जो इंफीरियर वेना कावा आ रही होती है उसमें क्या करते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं, वो अगर वो कोई भी ऐसा क्लॉट आता है तो उसे रोक लेती है। ठीक है, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा से तो नीचे का पूरा ब्लड आता है, तो इंफीरियर वेना कावा फिल्टर इन पेशेंट विद एक्यूट प्रॉक्सी, जिनको एक्यूट कंडीशन में डीबीटी है और मगर उनको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एंटीकोगुलेंट थेरेपी से, वो हेपेरिन वॉरफेरिन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी, जैसे सपोज कोई हीमोफीलिया का है, उनका ऑलरेडी उनको कंडीशन हो रहा है, आपने कहीं हेपेरिन वार्फेरिन दे दी तो उनको और प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर कोई एंटी टॉलरेंट है जो एंटीकोगुलेंट से, तो उनमें कैसे बचाओगे, तो उनमें फिर हमें फिल्टर लगा, फिर हमारा यही रूल होता है कि डीबीटी को बस
प्रिवेंट करके रखो, ज्यादा मत बढ़ने दो, और प्लस उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म मत होने दो। हम डीबीटी कभी 100% खत्म कर ही नहीं सकते, वो तो जब क्लॉट करके बाहर निकाल दो। हमारा यही कोशिश होता है उसको ज्यादा मत बढ़ने दो, एक्सरसाइजेस कराओ, जितना ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें ही उसका पूरा काम चला दो, ठीक है। आपको खुद समझ रहा होगा, क्योंकि क्लॉट तोड़ के कहीं हम और तो पहुंचा नहीं सकते, सर्जरी करके हम इतना निकाल नहीं सकते। प्रोफियल एक्सेस में का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहां, जैसे मान के चलो किसी को स्ट्रोक आ गया, आपको पता है कि भैया इसको ये 2 महीने तक बेड रिडन रहेगा, किसी का लोअर लिम्ब फ्रैक्चर हो गया, आपको पता है ये 1 महीने तक बेड रिडन रहेगा, तो फिर वहां पर उनको पहले से ही हम क्या करते हैं, स्टोकिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिव लेग एक्सरसाइजेस करवाना स्टार्ट कर जाते हैं। एंकल टू वो क्या है ना, वो उससे बोलते हैं आप करो, वो नहीं कर पा रहा तो हम कराने लग जाते हैं। हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को कराते हैं कि नहीं, कितना वो सब कराते हैं। और किसी को तो इस वजह से कि एंकल टू मूवमेंट करो जिससे सर्कुलेशन बना रहा है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरेंस की, इसलिए हर सर्जरी के बाद हम एंटीकोगुलेंट्स की टेबलेट देते हैं कि नहीं। हम डीबीटी बनने का वेट थोड़ा ना करते हैं, वार्फरिन थेरेपी देते हैं, इंटरमीडिएट न्यूमेटिक कंप्रेशन, ये इस तरीके से होता है। ये जनरली ये उन्हीं को, ये सब प्रोफिलैक्सिस है, इंटरमीडिएट उनको नहीं लगाते जिनको ऑलरेडी डीवीटी बन गई है, ये उनको लगाते हैं जो हॉस्पिटल्स में बेड रिडन है, या जैसे जो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं ना कि नहीं, तो इनको तो क्या करते हैं मालूम क्या करता है, एक तरीके की ऐसी मशीन है, ये बहुत सारे, ये क्या करेगी, ये कंप्रेस करती है, आगे सब जगह से दबाती है, जिससे क्या है, जिससे जो आपकी जो काफ मसल है वो दबेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट की तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो उन लोगों में करते हैं जो लोग आपको मालूम है कि 1-1.5 महीने तक बेड रिडन रहने वाले हैं, तो उनको करते रहते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो जाए। क्लियर। तो ये उनको नहीं कर सकते जिनको अभी ऑलरेडी डीबीटी बन चुकी है, वरना आपने कंप्रेस करा, दबाया और पता चला वो क्लॉट टूट गया और एम्बोलिज्म बन गया, तो इस वजह से इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमने बोला था लाइफ लॉन्ग पेन, ये कंडीशन ऐसी बन जाती है कि इसमें जनरली हम चाहे किसी भी मेजर से हम इतना खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं ला सकते कि हम इसको परमानेंट ठीक कर दें। बस हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना है हम उसे उतना वहां पर रोक सकें, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर डीबीटी।